ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। और इसमें पहला आता है आरएफ रेंजेस क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस क्या होती हैं। पहले समझिए कि रेडियो वेव्स 1 से 3 गीगाहर्ट्ज, 1 से 3 गीगाहर्ट्ज होती है रेडियो वेव्स। फिर उसके बाद माइक्रोवेव आती हैं 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। जैसे अगर आप 2 गीगाहर्ट्ज भी यूज करते हैं और इससे आगे भी यूज करते हैं तो ये इस रेंज में जा सकती है। जब भी आप ट्रोपो कम्युनिकेशन करें तो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कौन सी वेव कहलाएगी वो ये है रेडियो वेव्स आरएफ, जिसे हम आरएफ रेंजेस कहते हैं। उसमें रेडियो वेव्स आती है 1 से 3 गीगाहर्ट्ज, माइक्रोवेव आती है 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद मिलीमीटर वेव्स आती हैं जो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव। अब मैं इसका और थोड़ा सा आपको IEEE का वेरिएशन बताता हूँ। इसमें HF जो है 3 से 30, HF है 3 से 30, VHF है आपका 30 से 300 और UHF है आपका 300 से 1 गीगाहर्ट्ज। L बैंड है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, करीबन 30 से 15 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ है। फिर आपका S बैंड है 2 से 4, 15 से 7.5 इसकी वेवलेंथ है। फिर LSC इसको ऐसे याद करिए, LSCX QK का VW। फिर 110 के ऊपर मिलीमीटर वेव बैंड आता है। ये हमारे इंपॉर्टेंस की है जहां तक हम बात कर रहे हैं अपने ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन की। तो इफेक्टिव अर्थ रेडियस क्या होता है? इफेक्टिव अर्थ रेडियस एक हाइपोथेटिकल अर्थ रेडियस जो रिलेटिव कर्वेचर है रे का। जब भी रे यहां से यहां मूव करेगी तो वो कर्व में जाती है और उसके साथ ये अर्थ भी होता है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ को स्ट्रेटन कर देते हैं जिसके हिसाब से हम उसको स्ट्रेट माने। तो ये स्ट्रेटन जब करेंगे तो अर्थ का रेडियस बढ़ जाएगा, जो रिलेटिव कर्वेचर है रे का, अगर उसको हम सीधा करना चाहें, हमें लगे कि रेडियो वेव स्ट्रेट जा रही है कर्व की जगह, तो इसे हम एक हाइपोथेटिकल अर्थ रेडियस मानते हैं। हम इसे कंप्यूट करते हैं, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव अर्थ रेडियस। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जब ये फॉर्मूला मैं भी आपको बताता हूं, पहले ये देख लेते हैं। वेल मिक्स्ड एटमॉस्फेयर, ये टेक्निक एडुकेट वहां होगी जब एक वेल मिक्स्ड एटमॉस्फेयर हो और जहां पर जो रिफ्रैक्टिविटी ग्रेडियंट है उसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं हाइट के साथ। तो इफेक्टिव अर्थ रेडियस कैसे निकालते हैं आप? इसके लिए सबसे जनरल जो वैल्यू है वो हम k को 4/3 लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लें, जो आपका इफेक्टिव अर्थ रेडियस है A इक्वल टू K इंटू R। R आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी 6371 किलोमीटर ले लीजिए इसको, और आपका ये A आ जाएगा। A हम इफेक्टिव अर्थ रेडियस मानते हैं। इफेक्टिव अर्थ रेडियस निकालने का तरीका देखिए, पहले इसको समझिए कि क्या क्या हो रहा है इसमें। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर आप K 4/3 नहीं लेना चाहते तो उसका तरीका समझिएगा कि जैसे हमारी जो रिफ्रैक्टिविटी आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है, वो ऐसी आती है 0 0 0 3 1 2 ऐसे करके आती है। अब ये वैल्यू कैसे लेंगे, हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, हमको इस वैल्यू से 312 निकालना है। तो उसके लिए हम इसको 1 से माइनस करके 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 312 आ जाएगा, यानी कि n आ गया। अब n आने के बाद हम dn/dh, ये है 1 + dn/dh by 157, फिर इसका इनवर्स ये k आ जाएगा, जो अमूमन 4/3 के आसपास ही रहता है। और फिर इसको हम इफेक्टिव जो रेडियस है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब जो k आया, k को हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थ के एक्चुअल रेडियस 6371 या 6370 से। ये हमारा इफेक्टिव अर्थ रेडियस या RE यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तो जो वेरिएशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये अलाउ करती है, या ये रेडियो वेव्स को यही वेरिएशन एक जगह से दूसरी जगह बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट भेजने में मदद करती है। तो इफेक्टिव अर्थ रेडियस एक ऐसा रेडियस है, एक इमेजिनरी या फिर वर्चुअल या इक्विवेलेंट अर्थ मॉडल का, जहां पर एरिया, जो जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर एयर का कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा। और दूसरा ये है कि वो सीधे स्ट्रेट लाइन में, देखिए ये जो यहां से यहां तक चल रही है वो स्ट्रेट लाइन में चलने लगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा रेडियस को, इसलिए देखिए रेडियस बढ़ गया। तो ये तरीका है आपका। अगला क्वेश्चन है सरफेस रिफ्रैक्टिविटी क्या है, व्हाट इज सरफेस रिफ्रैक्टिविटी। तो अभी हमने ये इफेक्टिव अर्थ रेडियस देखा। अब ट्रोपो में ये भी बहुत जरूरी है, सरफेस रिफ्रैक्टिविटी क्या है, जिसे हम NS भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अर्थ एटमॉस्फेयर का, जिसे हम कंप्यूट करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सरफेस, जो सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे
जो हम मेजर करते हैं ऑब्जर्वेशन प्रेशर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का लेके सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अर्थ एटमॉस्फेयर का PTH को ध्यान में रख के जो लिया जाता है उसे हम सरफेस रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं। तो इसको निकालते कैसे उसका तरीका समझिएगा। सबसे पहले हम NST निकालते हैं, ये होता है N0। N0 जो होगा वो सरफेस पे, मान लीजिए आप इन दो पोजीशन की बात करें, मान लीजिए इसका 300 आ गया आपकी सरफेस रिफ्लेक्टिविटी, ये N0 इसका NSR का इस जगह पे आपका क्या आ गया 320 आ गया मान लीजिए। तो 300 यहाँ रखेंगे, 320 यहाँ रखेंगे और e⁻⁻0.1057 ये इसका फॉर्मूला है N0 e⁻⁻0.1057 और HTS मतलब एक बार आप ट्रांसमीटर का हाइट ले लीजिए, एक बार रिसीवर का हाइट ले लीजिए। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइट है ये हाइट है आपके सी लेवल से, अबव सी लेवल। ओके, ये आपका सी लेवल से हाइट के बारे में बात हो रही है आपकी, ठीक है। जो सेंटर ऑफ दी दिस HTS और HTR दिस इज अबव दिस हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिट एंड रिसीवर एंटीना, किसके ऊपर, मीन सी लेवल। तो अब जब ये दोनों निकल आएंगे इस जगह पे भी इस जगह पे भी, तो दोनों को जोड़ दीजिए और हाफ कर दीजिए तो NS आ जाएगा। ये आपकी सरफेस रिफ्लेक्टिविटी है। तो सरफेस रिफ्लेक्टिविटी एक रिफ्रैक्टिव, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अर्थ एटमॉस्फेयर का, इंडेक्स ऑफ दी अर्थ एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सरफेस पे लिया जा रहा है, जो जहां पर हम प्रेशर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नापते हैं। रिसीवर सेंसिटिविटी क्या होती है? रिसीवर सेंसिटिविटी एक वीकेस्ट RF सिग्नल है जिसे हम नेगेटिव dBm में नापते हैं। जो रेडियो नीड्स, जो रेडियो चाहिए उसको इतना पावर चाहिए जिसके नीचे वो जो पैकेट आ रहा है या जो डेटा आ रहा है उसको ना तो डीमॉड्यूलेट कर पाएगा ना उसे समझ पाएगा। तो रिसीवर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि एक मेजर, रिसीवर की एबिलिटी का मेजर कि वो जो सिग्नल है उसको डीमॉड्यूलेट कर सके और उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। फ्री स्पेस लॉस क्या है? फ्री स्पेस लॉस FSL। फ्री स्पेस लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे सिग्नल जो है स्प्रेड आउट होते हैं रेडिएटिंग सोर्स, मान लीजिए रेडिएटिंग सोर्स है और यहाँ से आपका फ्री मतलब सिग्नल स्प्रेड आउट हो रहे हैं, जो एनर्जी स्प्रेड आउट हो रही है इस पूरे एरिया में उससे वो एक स्फीयर बनाती है। लेकिन जो किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे, चलिए चाहिए यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर लेंगे तो आपको थोड़ी एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी लूजन होती है या फिर एनर्जी में डीजनरेशन डिग्रेडेशन होता है या फॉल ऑफ होता है। तो फ्री स्पेस लॉस जिसे हम मेजर करते हैं डीबी में, ये बताता है कि कितना सिग्नल हमारा वीकन हो गया है, कम हो गया है ओवर द डिस्टेंस के हिसाब से। अब EIRP क्या होता है? EIRP इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएशन और रेडिएटेड पावर। ये आप दो चीजें इसमें जोड़ेंगे, एक तो पावर कितना भेज रहा है, पावर एंटीना के पास पावर कितना है, कितने पावर पे भेज रहे हैं, और एंटीना का गेन कितना है। तो EIRP इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर एक एक्चुअल RF पावर जहां पर जो मेन लोब है, ऐसा होता है ना, जो मेन लोब है उसमें कितनी पावर है एंटीना की, तो कितना पावर आपके मेन लोब में है, इसे हम EIRP कहते हैं। इसका सम क्या मैंने बताया आपको, एक तो एंटीना, एक तो गेन एंटीना का और जितना ट्रांसमिट पावर है, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये पावर लेवल है, इसलिए रिजल्ट जो होगा dBm में आएगा। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है? SNR बोलते हैं इसको। सिग्नल टू नॉइस रेशियो एक रेशियो है जो dB में होता है और ये किसके बीच में है? सिग्नल लेवल, देखिए ये होता है सिग्नल का पावर और ये नॉइस का पावर। तो सिग्नल लेवल जो रिसीव हो रहा है और जो नॉइस फ्लोर जो सिग्नल का है, तो जो SNR है वो ही असली चीज है जो डीमॉड्यूलेटर, रिसीवर का डीमॉड्यूलेटर ये केयर करता है, बाकी और चीज बाद में करता है, पहले तो SNR को करता है। तो सिग्नल पावर से रेशियो नॉइस पावर का, जिसे हम डेसिबल में बताते हैं, रेशियो अगर 1:1 है तो ग्रेटर देन 0, अगर ये इंडिकेट करता है कि सिग्नल अच्छा है नॉइस से। लॉन्ग टर्म फेडिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म फेडिंग देखिएगा किस लिए आती है। लॉन्ग टर्म फेडिंग का मतलब ये होता है कि एक लंबे समय में जो टेरेन कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए टेरेन कॉन्फ़िगरेशन हो गई या फिर आपका रूरल या अर्बन एरियाज हैं, उसके कारण मैन मेड इवेंट जो हो रहा है, तो ये एक लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। तो जो मीन रिसीव्ड सिग्नल है वो वेरी करता है लॉन्ग नॉर्मली इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो उसे हम लॉन्ग टर्म फेडिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म फेडिंग का मतलब एक समय के अनुसार, एक लंबे समय में
जो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो फीडिंग हो रही है उसे हम लॉन्ग टर्म फीडिंग कहते हैं। अगर हम नॉइस फ्लोर की बात करें तो नॉइस फ्लोर क्या होता है? देखिए, एक होता है नॉइस फिगर और एक होता है नॉइस फ्लोर। नॉइस फिगर और नॉइस फ्लोर किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी इक्विपमेंट, जो भी एक इक्विपमेंट होता है उसका एक नॉइस फिगर होता है, जो वो नॉइस जोड़ता है उसे नॉइस फिगर कहते हैं। अब उन सबको जोड़ लिया जाए, जो भी एक कंस्टिट्यूएंट है, जैसे आपके केबल हैं, कोई कनेक्टर है, उन सबको जोड़ दिया जाए तो पूरे अगर इक्विपमेंट का देखा जाएगा तो आपका नॉइस फ्लोर आएगा। तो नॉइस फ्लोर एक मेजर है जो सिग्नल क्रिएट होता है सारी नॉइस और सारे अनवांटेड सिग्नल जो मेजरमेंट सिस्टम में है, जहां पर नॉइस हर वो चीज है जो सिग्नल नहीं है। उसमें थर्मल नॉइज हो सकता है, ब्लैक बॉडी हो सकती है, कॉस्मिक नॉइज हो सकता है, एटमॉस्फेरिक नॉइज हो सकती है जो दूर के थंडरस्टॉर्म से आ रही है, ऐसी मैनमेड सिग्नल है जो कोई स्पाइक्स आती है वो उसकी बात हो रही है। तो नॉइज फ्लोर होता है, मैंने बताया था आपको, इसमें नॉइज फिगर जुड़ेगा, नॉइज फिगर, और यहाँ पर -174 जो dBm आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये KTB है बेसिकली, बोल्ट्जमैन का, जो थर्मल नॉइज के कारण आ रहा है। और आपका ये KT यहाँ हो गया और यहाँ पर B हमने यहाँ लिया 10 log बैंडविड्थ, तो KT ये हो गया और बैंडविड्थ। तो ये नॉइज फ्लोर होता है। लिंक मार्जिन क्या होती है, एक्सप्रेशन भी बताइए इसका। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में लिंक मार्जिन जो डीबी में मेजर करते हैं, वो ये डिफरेंस है किस चीज का? ये डिफरेंस है दो चीजों का। एक तो रिसीवर सेंसिटिविटी, रिसीवर किस वैल्यू के नीचे सेंस करना बंद कर देगा, यानी उससे ऊपर अगर सिग्नल आता है तो वो उसे पकड़ पाएगा। जो रिसीव पावर है, जहां पर रिसीवर बंद कर देगा काम करना, तो रिसीवर सेंसिटिविटी और जो एक्चुअल पावर रिसीव्ड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो आपका लिंक मार्जिन होता है। तो किस तरीके से हम गिनते हैं लिंक बजट? लिंक बजट का मतलब है कितना पावर हमको मिला, कितना हमें भेजा गया, कितने गेन्स और कितने लॉसेस हुए। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, PRX इज इक्वल टू PTX प्लस GTX प्लस GRX माइनस GTX माइनस LFS माइनस LP माइनस LRX। तो देखिए, PRX इसमें रिसीव एंटीना है, रिसीव पावर है, PTX ट्रांसमिटेड पावर है, GTX एंटीना गेन है, GRX रिसीवर एंटीना गेन है, LTX आपका जो अंदर के लॉस है, जैसे ट्रांसमीटर फीडर या बाकी जो एसोसिएटेड लॉस है। LFS आपका बेसिक ये फ्री स्पेस लॉस है, ये बेसिक चीज है, फ्री स्पेस लॉस का है, इसको फ्रिस फार्मूला से निकालते हैं। और जो LP है आपका, वो बाकी मिसलेनियस लॉस, जैसे अभी मैंने फेडिंग के बारे में कहा था, फेडिंग मार्जिन, पोलराइजेशन मिसमैच और इस तरीके के और भी लॉसेस होते हैं। तो LRX क्या होता है? ये रिसीवर फीडर या एसोसिएटेड लॉस होते हैं जो आपके गेन, जब एंटीना का आप गेन करते हैं ना, एंटीना को गेन देते हैं, तो उससे भी लॉस होता है, डायरेक्टिविटी का लॉस होता है। तो CCI अगर मेथड अगर आप देखें, CCI और IITO का मेथड, तो इसमें सबसे मेन चीज है आपका क्या निकलता है? ये लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट लॉस है 30 log F माइनस 20 log D प्लस F थीटा माइनस VD, और ये LC। बस LC क्या होगा? LC आपका जो यहाँ से निकलेगा गेन के थ्रू 0.7 टू द पावर E 0.55 GT प्लस GR। F फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में, D आपका डिस्टेंस है, और थीटा आपका बेसिकली थीटा D होता है। तो थीटा क्या है? ये स्कैटरिंग एंगल है रेडियन में, बल्कि मिली रेडियन में आता है। ऐसी LC ये आपका DE है इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस जो डिस्टेंस है D, उसको आपने इफेक्टिव बनाया, यानी कि जिस तरीके से इफेक्टिव अर्थ रेडियस निकाला था वैसा है ये। और उसके बाद एटेन्यूएशन फंक्शन है F थीटा, LC आपका ये F थीटा आपका एटेन्यूएशन फंक्शन हो गया, VD आपका क्लाइमेट करेक्शन फैक्टर हो गया, क्योंकि अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, उस हिसाब से प्रोपोज कैटर होता है। तो L की परसेंट कैसे निकालते हैं? Y की परसेंट को माइनस करते हैं इससे, अब Y की परसेंट हमेशा नेगेटिव में आता है। ये CP हर एक अलग अलग जो क्लाइमेट है उसके लिए CP यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, उसको Y90 से मल्टीप्लाई करते हैं, YQ आ गया, उसको इससे प्लस कर देते हैं L50% से, यानी कि ये तो मीडियन हो गया, लॉन्ग टर्म मीडियन लॉस हो गया। उसमें आप अगर आप बोलते हैं मेरे को 99.9% अवेलेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ आप इसको इससे जोड़ देंगे L50% से। ये आपका P है, ये CP है, ये वैल्यू आप जोड़ेंगे, 99.9 है तो ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी CP यहाँ पर। ये एक फॉर्मूला है जो हमने देखा, उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी मैं समझा दूं कि जो डिस्कस किया उसको डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे। यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर है, यहाँ पर आपका रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। आप ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑयल और नेचुरल गैस की जो काम है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है। उसके अलावा मिलिट्री वगैरह में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका
ट्रांसमीटर है, यहाँ रिसीवर है। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एक बीम विड्थ है आपकी, बीम छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ बीम जा रही है, लेकिन आप इसको किससे ऊपर कर रहे हैं, ये जो हॉरिजन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो इसकी रेस को रोक देगा, ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन है जो इसको रोक देगा। ये हमने पता कर लिया, जिसे हम DLT कह रहे हैं, ये DRT है। और फिर ये थीटा ER जो है वो एंगल है जो आपको, जो इसका एलिवेशन एंगल है, ये इसका एलिवेशन एंगल है थीटा ET। और जो आपको यहाँ मिलेगा ये होता है थीटा, जिसे हम स्कैटर एंगल कहते हैं। ये आपका इफेक्टिव डिस्टेंस है, ये इफेक्टिव अर्थ रेडियस है। ये हमने बात की किस तरीके से हम ट्रोपो कम्युनिकेशन में अलग अलग वैल्यूज को समझते हैं, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।